में डाइविंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। और ये काम दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अगर वायर में थोड़ा बहुत भी करंट होता है तो वेल्डर को करंट लगने से मरने का रिस्क रहता है। इसीलिए अंडर वाटर वेल्डिंग में सेफ्टी के लिए सभी चीजों पर डबल इंसुलेशन की जाती है और साथ ही डीसी करंट की मदद से वेल्डिंग की जाती है। इस काम के लिए स्किल के साथ साथ ब्रेव वर्कर भी चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करते समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिलीज होती है जिससे कुछ भी नहीं दिखता। ये काम इतना ज्यादा रिस्की होने की वजह से इस काम को करने वाले की एनुअल सैलरी 50 लाख से भी ज्यादा होती है। वैसे क्या आप ये काम करना चाहोगे? नंबर 11, अगर कोई जानवर आपको इस तरह लटका हुआ दिखे तो ये मत समझना कि ये लटकासन कर रहा है। ये कोई खुद लटक के नहीं सूख रहा, बल्कि इसे सुखाया जा रहा है। ये इस मासूम सी दिखने वाली चिड़िया श्राइक का काम है। इसकी मासूमियत के पीछे मत जाना, क्योंकि ये एक जिंदा कसाई है। ये अपने शिकार को किसी नुकीली चीज में लटका देती है और कई दिनों बाद आके खाती है, ताकि वो जानवर अगर जहरीला हो तो इतने दिनों में उसके जहर का असर ही खत्म हो जाए। नंबर 10, अगर ये छिपकली आपको कहीं दिखे तो वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाना। पहले ही बता रहा हूँ, बाद में मुझसे मत कहना। दरअसल ये है फ्रिल्ड नेक लिजर्ड। इसके सर पे ये फूल जैसा कुछ बना होता है, जिसका इस्तेमाल ये खतरा महसूस होने पर डराने के लिए करती है। मतलब अपने मुंह को ये इतना ज्यादा खतरनाक सा बना लेती है, और ये सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि मुंह को ऐसे बना के 2 पैरों पर भागते हुए आपके ऊपर भी चढ़ सकती है, जिससे आपकी बुरी तरह फटने में देर नहीं लगेगी। पर रिलैक्स गाइस, टेंशन ना लो, इसमें कोई जहर थोड़ना होता है, पर देखने में कतई खतरनाक सी लगती है। नंबर 9, कभी सोचा है कि रेटल स्नेक की पूंछ में ऐसा क्या होता है जो ये झुनझुने की तरह आवाज करती है? पहले तो मुझे लगा कि झुनझुना सही होगा, जिससे उसमें छोटे छोटे पीसेस आवाज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेटल तो अंदर से खाली होता है, फिर ये बजता कैसे है? दरअसल रेटल स्नेक का रेटल ऐसे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होता है, और ये पीसेस कुछ इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। फिर जैसे ही रेटल स्नेक अपनी पूंछ को हिलाता है तो ये रेटल के पीसेस आपस में टकराते हैं और झुनझुना सा बच जाता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन के इस जेट इंजन पे ये सफेद निशान क्यों बना होता है? और ये जेट इंजन इतना पावरफुल होता है कि अगर इसके आगे एक इंसान भी आ जाए तो ये उसे एक चींटी की तरह उड़ा सकता है। स्पोर्ट्स कार्स में लगा हुआ इंजन 200 हॉर्स पावर तक का होता है, तो आखिर प्लेन में लगा इंजन कितने हॉर्स पावर का होता है? चलिए जानते हैं। हवाई जहाज का इंजन आगे से ठंडी हवा को खींचता है और पीछे से गर्म हवा को फेंकता है, और ये हवा इतनी गर्म होती है कि कोई भी अगर इसके ज्यादा पास चला जाए तो वो जल भी सकता है। और ये इंजन इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है कि अपने सामने आने वाले ट्रक को भी हवा में उड़ा सकता है। वहीं प्लेन में लगा एक इंजन 40 से 50 हजार हॉर्स पावर जितना पावरफुल होता है। प्लेन के इंजन पे ये निशान भी इसी वजह से लगाया जाता है, ताकि प्लेन के आसपास काम करने वाले वर्कर्स को दूर से ही पता चल जाए कि प्लेन का इंजन चल रहा है और उसके पास ना जाए, नहीं तो ये इंजन उसे अपने अंदर खींचकर उसकी चटनी बना देगा। नंबर 7, जब हम एरोप्लेन में जाते हैं तो हमें अपना फोन फ्लाइट मोड पे रखने को बोला जाता है, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं। फोन या टेलीकॉम रेडियो पे बात करने के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 अलग अलग डिवाइसेस से निकली रेडियो वेव्स एक दूसरे के सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बोला जाता है, और प्लेन में फोन को यूज ना करने की सबसे बड़ी वजह यही है। हमारा स्मार्टफोन जब किसी सिम कार्ड या नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता तो वो फुल पावर से किसी नेटवर्क से कनेक्ट करने की ट्राई करता रहता है। इस प्रोसेस में वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में स्विच करता है और हैंडशेक सिग्नल्स एमिट करता है, और इससे बैटरी भी जल्दी लो होती है, क्योंकि फोन की बैटरी तो नेटवर्क ढूंढने में जा रही होती है। और अगर हम एयरप्लेन में फोन को फ्लाइट मोड में नहीं डालेंगे तो इससे निकलने वाले सिग्नल्स एयरक्राफ्ट के इंटरनल रेडियो सिग्नल्स के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इससे पायलट्स को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कम्युनिकेट करने के लिए और प्लेन को सेफली नेविगेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और उन्हें कम्युनिकेशन करते वक्त कुछ ऐसी आवाज सुनाई देगी। वैसे अब कुछ एयरलाइंस मिड एयर वाईफाई प्रोवाइड करती हैं जो 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड पर बेस्ड होते हैं और पायलट के रेडियो सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर भी नहीं करते। इसीलिए अब आप एयरप्लेन मोड में भी वाईफाई और ब्लूटूथ का यूज कर सकते हो। नंबर 6, ऐसी वियर्ड चीजें जो आप अमेरिका में लीगली कर सकते हो। सबसे पहले यूएस में आप अपने घर के बैकयार्ड में किसी भी इंसान को दफना सकते हो, जिंदा नहीं यार, ऑब्वियसली मरा होना चाहिए। हाँ, अगर वो तुम्हारा कोई दोस्त मित्र है तो बात अलग है। नेक्स्ट यूटेड फॉर्म है, जिसका मतलब है कि जब आप एक अंडा खाते हो तो क्या सच में आप मुर्गी के पीरियड्स वेस्ट को ही खा रहे हो, या फिर बात कुछ और ही है? देखो, अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो चिकन्स डू नॉट मेंस्ट्रुएट, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक एग उससे कम भी नहीं है। नेचुरली एक मुर्गी साल में सिर्फ 15 अंडे ही देती है, लेकिन क्योंकि अब ये बहुत ही बड़े लेवल का धंधा बन चुका है तो इसी मुर्गी से जबरदस्ती एक साल में 300 अंडे दिलवाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इनको हर रोज अ काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर कर आपके लिए ऐसे एग्स को रिलीज करना पड़ता है। दिस
दिस इज सिमिलर टू जो फीमेल्स में हर महीने पीरियड्स के बाद एग रिलीज होता है। अब मुर्गी का ये ओवरी से रिलीज एग इस तरह से मल्टीपल स्टेजेस से गुजरकर लगभग 20 घंटों में तैयार होकर बाहर निकलता है। एंड ये पेनफुल प्रोसेस हर दिन लगभग 2 साल तक चलता है, क्योंकि इसके बाद चिकन की हालत कुछ इस तरह की हो जाती है और ये एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ध्यान रहे कि एग के साथ साथ मुर्गियों की हॉरिबल बायो मेमोरीज आप में जरूर ट्रांसफर हो रही हैं। तो अब सवाल आता है कि अंडा वेज होता है या नॉन वेज। देखो साइंटिफिकली देखा जाए तो एग्स खाना दूध पीने से भी ज्यादा वेजिटेरियन है, क्योंकि जो एग्स आपको मार्केट से मिलते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, जो कि मुर्गा या मुर्गी के मेटिंग से नहीं बनते, मतलब कि उसमें से कोई बच्चा नहीं निकलेगा। वहीं दूध निकालने के लिए काउस को बैक टू बैक प्रेग्नेंट रखा जाता है। बट ऑन द अदर हैंड पोल्ट्री फार्म्स में अंडे देने वाली मुर्गियों को मुर्गों से दूर रखा जाता है। तो अगर आप अंडे नहीं भी खाओगे तब भी मुर्गियां बिना किसी मुर्गे से मेटिंग किए अनफर्टिलाइज्ड एग्स देंगी, जिसमें से कोई बच्चा नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो इंसान दूध पीता है उन्हें इंस्टेराइल अनफर्टिलाइज्ड एग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2004 में रिपीट किया था। तब कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था कि ऋषिकेश जैसी रिलीजियस जगहों पर अंडों की सेल अलाउ की जानी चाहिए या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि अंडा वेजिटेरियन होता है। यही कारण है कि एक समय पर इंडियन गवर्नमेंट भी एड चलाया करती थी लोगों को एनकरेज करने के लिए कि संडे हो या मंडे। काफी लोग सोचते हैं कि ब्राउन एग्स व्हाइट एग से भी ज्यादा हेल्दी होते हैं, बट व्हाइट और ब्राउन एग्स में ना ही कोई न्यूट्रिशनल डिफरेंस होता है, ना ही क्वालिटी और ना ही टेस्ट में कोई डिफरेंस होता है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन और 75 ग्राम्स कैलोरीज होती हैं। ये कलर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हेंस की ब्रीड की वजह से होता है। जैसे व्हाइट ईयर लूप वाली हेंस व्हाइट एग्स प्रोड्यूस करती हैं और रेड ईयर लूप्स वाली हेंस ब्राउन एग्स प्रोड्यूस करती हैं। कभी कभी हेन की डाइट, स्ट्रेस लेवल और एनवायरनमेंट से भी एग शेल पे फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्राउन एग ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है। देखो पहली बात तो हर महंगी चीज हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। ब्राउन एग्स एक्सपेंसिव होने का रीजन है कि जो ब्रीड ब्राउन एग्स प्रोड्यूस करती है वो बड़े साइज की होती है और ये ब्रीड बहुत कम और बड़े साइज के एग्स प्रोड्यूस करती है, इसीलिए उन्हें ज्यादा फीड चाहिए होता है और उनकी स्टोरेज फैसिलिटी भी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो रंग में भेदभाव मत करो। वैसे आप क्या प्रेफर करते हो, व्हाइट या ब्राउन? मुझे कमेंट्स में बताना। मैं एग्स की बात कर रहा हूँ, सुधर जाओ। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो खाना शुरू कर दो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अंडे भी लगभग दूध की ही कैटेगरी में आते हैं, साइंस जो भी कहती हो, बट एट द एंड चॉइस आपकी है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये वीडियो यही एंड होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो आप रोड पर एक्सीडेंट से मरे जानवरों को खा सकते हो। अरे यार इस जानवर का तो ट्रक ने कीमा ही बना दिया। चलो कोई बात नहीं, कबाब बन जाएंगे इसके। नेक्स्ट यूएसए में एक अमेरिकन अपने पास एक ग्रेनेड लॉन्चर भी रख सकता है और अगर इससे भी मोहल्ले में दहशत नहीं फैल रही तो आप एक टैंक भी रख सकते हो। जी हाँ, टैंक। नंबर 5, कार चलाते हुए ये गलतियां कभी मत करना। कभी भी कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल को सीट पर मत छोड़ना, नहीं तो ये जाकर ब्रेक के नीचे फंस सकता है। और फिर नेक्स्ट, जब भी गाड़ी स्टार्ट करो तो व्हील की पोजीशन को जरूर चेक करना, नहीं तो गाड़ी आगे जाने की बजाय साइड में चली जाएगी। कार चलाते हुए कभी भी अचानक से स्पीड कम मत करना, ना ही अचानक से ब्रेक दबाना, वरना पीछे से ठुक जाओगे। नेक्स्ट, स्टीयरिंग व्हील सही तरीके से ही पकड़ना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर उंगलियां अंदर होंगी तो टूट भी सकती हैं। नेक्स्ट, जब भी लेन चेंज करो तो ध्यान रखना, अगर गाड़ी साइड पर है तो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर इस साइड है तो